हेलो एवरीवन, आज हम द इंडियन एक्सप्रेस 26 जुलाई 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो हमारी पहली न्यूज़ रहेगी, फ़िलिस्तीनी राज्यों को मान्यता दी गई है कुछ देशों के द्वारा, तो उनको हम देखेंगे। इसके बाद भारत जो है स्मार्टफोन निर्यात में सबसे अग्रणी बन चुका है, मतलब कि चीन से भी आगे निकलने जा रहा है भारत। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था उसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ प्रभाव पड़े थे उसको हम देखेंगे। तो फ्रांस ने फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी, तेल अवीव और वॉशिंगटन से आलोचना। मतलब कि तेल अवीव जो एक कैपिटल है इजराइल की, तो उससे और जो वॉशिंगटन है उन्होंने इसकी आलोचना की है, लेकिन जो पैलेस्टीन कंट्री है उसको फ्रांस के द्वारा मान्यता दी गई है। चर्चा में क्यों है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 24 जुलाई 2025 को ये घोषणा कर दी कि फ्रांस सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़िलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। मतलब इसको अब यूनाइटेड नेशंस में भी मान्यता दी जाएगी। ये निर्णय गाज़ा में जो चल रहा युद्ध मानवीय संकट के बीच लिया गया, जहाँ पर भूखमरी फैल चुकी है, नागरिकों की मौत हो रही है। मैक्रों ने इसे मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए फ्रांस की एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया। तो तेल अवीव की प्रतिक्रिया क्या थी? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम की कड़ी निंदा की, इसे आतंकवाद को पुरस्कृत करने वाला कहा और इजराइल को नष्ट करने का आधार बताया। उन्होंने ये दावा किया कि फ़िलिस्तीनी जो है एक स्वतंत्र राज्य के बजाय इजराइल के स्थान पर एक राज्य चाहते हैं। मतलब कि जो इजराइल है वो चाहता है कि फ़िलिस्तीन अलग राज्य नहीं है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री इजराइल काट ने इस शर्मनाक और आतंकवाद के सामने समर्पण करार दिया। उन्होंने कहा कि जो हमास वहां पर संगठन है जिसका अभी वहां पर मतलब दबदबा चल रहा है, तो उसके सामने आपने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया भी क्या रही है? अमेरिकी जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने इस फैसले को लापरवाह बताते हुए कहा है कि हमास के प्रचार को बढ़ावा देना है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के पीड़ित का अपमान है। अमेरिका ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि अमेरिका आपको पता ही है खुले तौर पर इजराइल का समर्थक है और वह फ़िलिस्तीनी राज्य की मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग नहीं ले रहा है। इसके अलावा अन्य प्रतिक्रियाएं क्या क्या हुई हैं इस पर? फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस निर्णय का स्वागत किया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और फ़िलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में बताया। हमास ने इसे सकारात्मक कदम बताया है और अन्य देशों ने भी इसे ऐसा करने की अपील की है। सऊदी अरब और स्पेन जैसे देशों ने फ्रांस के फैसले की सराहना की है, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वह फिलहाल ऐसा नहीं करेगा। तो सभी देशों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया रही है। अगर हम फ़िलिस्तीनी राज्य का थोड़े इतिहास के बारे में देखें तो सबसे पहले जो क्षेत्र की स्थिति कैसी थी, 19वीं शताब्दी की बात है। फ़िलिस्तीन जो है आज का जो इजराइल है, वेस्ट बैंक और गाज़ा पूरा क्षेत्र है, जो ऑटोमन साम्राज्य के एक हिस्सा होता था। यहाँ पर अरब लोग रहते थे और एक छोटी यहूदी आबादी रहा करती थी। फिर एक जावनी आंदोलन होता है, जावनी मूवमेंट के नाम से उसे जाना जाता है। यूरोप में जो यहूदी बढ़ रहे थे उस पर उत्पीड़न, मतलब यूरोप में यहूदियों पर काफ़ी उत्पीड़न हो रहा था और थियोडर हर्जल ने ज़ायोनिज्म को बढ़ावा दिया था, ज़ायोनिज्म को, जिसका लक्ष्य था कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र स्थापित करना। यहूदी अप्रवासन शुरू हुआ था, उसे अलियाह का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद उसी समय अरब राष्ट्रवाद का उदय होता है, ऑटोमन शासन जो कि स्वतंत्रता और अरब पहचान की मांग कर रहा था। इसके बाद ब्रिटिश जनादेश और कुछ तनाव 1917 से 48 के बीच रहते हैं। बाल्फोर घोषणा होती है जब ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग से राष्ट्र की समर्थन किया था कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए यहूदियों के लिए। तो अरबों में असंतोष बढ़ चुका था कि अरब लोग, मतलब अरब जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि हम उनको अपनी जगह नहीं देंगे। तो इसके बाद 1920 से 48 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ़िलिस्तीनी ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। यहूदी अप्रवासन बढ़ जाता है, अरबों यहूदियों के बीच तनाव बढ़ जाता है। 1936 से 39 में अरब विद्रोह शुरू हो जाते हैं, जिसमें यहूदी अप्रवासन होता है, मूवमेंट होता है। भूमि खरीद के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह किया जाता है, जिसे ब्रिटिश सेना ने दबा दिया था। इसके बाद होलोकॉस्ट का प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा विश्व युद्ध जब होता है उसके दौरान जो नाजी नरसंहार हुआ था, उन्होंने जावनी आंदोलन को समर्थन दिया था, क्योंकि जब जर्मनी के जो हिटलर था उसने बहुत ज़्यादा यहूदियों पर अत्याचार किए थे, क्योंकि लाखों यहूदी शरण की तलाश में थे। इसके बाद इजराइल का निर्माण होता है। पहला विश्व युद्ध 1949 में होता है, 47 से 49 के बीच।
पहला युद्ध होता है। यूएन ने विभाजन योजना लेकर आते हैं 1947 में। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव रखा था कि यहूदियों के लिए अलग देश होगा और अरबियों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा। यहूदियों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन फिर अरबों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद इजराइल की स्थापना होती है 14 मई 1948 को। डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद जो पड़ोसी देश थे उस समय मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक, इन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन यहूदियों ने उन सभी को हरा दिया था। इसके बाद इजराइल ने युद्ध जीत लिया था और जो बाकी प्रस्तावित क्षेत्र से अधिक भूमि पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। जितना इस प्रस्ताव में क्षेत्र लिखा गया था उससे ज़्यादा पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी जो शरणार्थी बन गए थे, जिसे फिलिस्तीनी नकबा यानी कि तबाही भी कहा जाता है। तो इसी तरह इजराइल का कंट्रोल हो जाता है, मतलब इजराइल में यहूदियों का कंट्रोल हो जाता है और जो फिलिस्तीनी होते हैं वो अपनी जगह अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड न्यूज़ है 1 in 3 US स्मार्टफोन इंपोर्ट्स नाउ मेड इन इंडिया, चाइनाज लीड श्रिंक्स। अमेरिका में अब तक आयातित 3 में से 1 स्मार्टफोन भारत में बनता है। चीन की बढ़त घटी, मतलब कि जो भारत है वो अग्रणी बनता जा रहा है स्मार्टफोन को निर्यात करने में। चीन की हिस्सेदारी में कमी देखी गई है। अभी जो आंकड़े इकट्ठा किए उनके अनुसार 2025 में अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले हर 3 स्मार्टफोन में से एक भारत में बनाया गया। ये भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दर्शाता है, मेक इन इंडिया की पहल को सफल रूप से दर्शाता है। इसके बाद भारत का जो निर्यात है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसके आंकड़े देखें, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 24 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया था, जो कि पिछले साल की तुलना में 55% ज़्यादा है। फिर अप्रैल 2025 में भारत ने अमेरिका को 3.3 मिलियन आईफोन निर्यात किए, जो कि साल दर साल 76% की वृद्धि को दर्शाता है कि हर साल 76% इसमें वृद्धि हो रही है। अमेरिका को भारत से स्मार्टफोन निर्यात 2022-23 में 2 अरब डॉलर से बढ़कर 24-25 में 10 अरब डॉलर हो गया है। मतलब कि दिन ब दिन भारत जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता उसको बढ़ाते जा रहा है। चीन की जो हिस्सेदारी वो घट रही है। चीन से अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में कमी आई है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2025 में चीन से आईफोन निर्यात घटकर 9 लाख यूनिट रह गया, जबकि भारत ने 30 लाख यूनिट निर्यात किया था। 2025 में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 82% से घटकर 49% हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो चीन का स्मार्टफोन निर्यात 38.26 अरब डॉलर से घटकर 35.1 अरब डॉलर हो गया था। इसके बाद अगर इसके कारण देखें तो भारत की जो PLI योजना है, भारत सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम है, योजना ने एप्पल, सैमसंग और अन्य कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ा है। अमेरिका चीन व्यापार का तनाव, टैरिफ की धमकी ने कंपनियों को चीन की बजाय भारत जैसे देशों में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। एप्पल की रणनीति क्या है? एप्पल ने भारत में आईफोन उत्पादन को बढ़ाया, जिसमें फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन जैसे निर्माता शामिल है। वैश्विक आईफोन उत्पादन का लगभग 20% अब भारत में होता है। इसके अलावा चुनौतियां क्या है? चीन ने मशीनी उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के निर्यात पर अनौपचारिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। मतलब कि चीन ने कुछ ऐसे प्रतिबंध भी लगा दिए हैं अपने उपकरणों पर। भारत की जो श्रृंखला मतलब आपूर्ति करने, सप्लाई चेन, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स या फिर वो प्रभावित इफेक्ट हो सकता है। भारत अभी भी स्मार्टफोन कंपोनेंट के लिए चीन पर निर्भर है, यानी कि चीन से कुछ पार्ट्स अभी भी भारत के द्वारा आयात किए जाते हैं। 51% कुछ पार्ट्स हैं चीन से मंगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया है। अब हमारी थर्ड न्यूज़ है ब्लिट्जक्रेग से हिरोशिमा तक द्वितीय विश्व युद्ध ने वैश्विक व्यवस्था को कैसे नया रूप दिया। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद एक नया रूप मिला है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व तरीके से नया रूप दिया। ब्लिट्जक्रेग जर्मनी की जो तेज और आक्रामक युद्ध रणनीति है, इसको ब्लिट्जक्रेग का नाम दिया गया। उससे लेकर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु अटैक हुए थे उस तक इस युद्ध ने भू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया।
मतलब कि इसने हर तरह से इफेक्ट डाला है, भू राजनीतिक तौर पर, आर्थिक, सामाजिक, सभी रूप पर इफेक्ट देखे गए। भू राजनीतिक परिवर्तन क्या थे? महाशक्ति उभर रही थी उस समय। युद्ध के बाद यूएसए, सोवियत संघ, यूएसएसआर, दो प्रमुख महाशक्तियां उभरी थी, और यूरोपीय शक्तियां जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस का विश्व प्रभुत्व जो थे कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उससे पहले ब्रिटेन ने काफ़ी देशों पर कब्जा किया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था, उन पर राज कर रहे थे, तो उनकी जो शक्ति वो कम हो रही थी और शीत युद्ध की शुरुआत हो रही थी। औपनिवेशिक साम्राज्यों का पतन हो रहा था। जो युद्ध ने मतलब यूरोपीय उपनिवेशों की स्वतंत्रता आंदोलनों को तेज कर दिया था। भारत में भी जब हम देखते हैं तो विश्व युद्ध से प्रेरित होकर काफ़ी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ काफ़ी आंदोलन किए थे। भारत 1947 में इंडोनेशिया और कई अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उस समय 1945 में, यूएनओ की स्थापना, जिसका उद्देश्य था वैश्विक शांति बनाना और सहयोग को बढ़ावा देना, जो कि पहले विश्व युद्ध के बाद विफल लीग ऑफ नेशंस का स्थान लेने के लिए था। इसके अलावा जर्मनी और जापान का पुनर्गठन कर दिया जाता है। जर्मनी को पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया गया था, जबकि जापान को अमेरिकी कब्जे में लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण देश के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इसके बाद आर्थिक परिवर्तन क्या देखने को मिलते हैं हमें? अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व। युद्ध ने अमेरिका को पूरे विश्व की जो आर्थिक शक्ति बना दिया था। मार्शल योजना 1948 के माध्यम से यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ब्रेटन वुड्स व्यवस्था आई थी एक 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी उस समय, जिसने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को स्थिर कर दिया था और डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित किया। युद्धोत्तर आर्थिक उछाल हुआ था। युद्ध के बाद कई देश, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप और जापान में आर्थिक पुनर्जनन, औद्योगिकरण की लहर देखी गई थी। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, नरसंहार और मानवाधिकार, जिसमें हॉलोकॉस्ट, जिसमें 6 मिलियन यहूदी और अन्य समुदायों की हत्या हुई थी, उसको हॉलोकॉस्ट का नाम दिया गया। उसने मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाई थी, तो ये सामाजिक प्रभाव थे। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। उसके अलावा महिलाओं की भूमिका भी काफ़ी रही थी। युद्ध के दौरान महिलाओं ने कारखाने, सैन्य सहायता में काफ़ी योगदान दिया था। भारत में भी जब हम देखते हैं कि युद्ध में जब भारतीय सैनिक जो थे युद्ध में गए हुए थे लड़ाई लड़ने, तो उस समय पर महिलाओं ने पूरे देश को संभाला था एक तरह से। तो लैंगिक समानता के लिए आंदोलन हुए थे। शरणार्थी संकट भी आया था। युद्ध ने लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर दिया, जिसने वैश्विक शरणार्थी नीतियों को आकार दिया था। तकनीकी और सैन्य परिवर्तन। इसके अलावा परमाणु युग की शुरुआत होती है। हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु बम जो 1945 की घटना है, उसने युद्ध की प्रकृति को बदल दिया था और परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी। तकनीकी प्रगति देखने को मिली। इस युद्ध के बाद रडार, जेट इंजन, कंप्यूटर और रॉकेट प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया गया था, जो बाद में अंतरिक्ष अन्वेषण और नागरिक उपयोग में काफ़ी महत्वपूर्ण बनी थी। मतलब इस जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसके बाद पूरे वर्ल्ड में वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन देखे गए थे, जिसमें तकनीकी सैन्य परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण थे। सैन्य रणनीति, जिसमें ब्लिट्जक्राइग टैंक और हवाई हमलों का जो समन्वय होता है, युद्ध की रणनीति को आधुनिक बनाया था, जबकि परमाणु हथियारों ने परस्पर सुनिश्चित विनाश की अवधारणा को जन्म दिया था। इसके बाद कुछ विचारों के भी टकराव होते हैं, जिसमें शीत युद्ध का आधार आता है। युद्ध ने पूंजीवाद, यानी कि अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, और साम्यवाद, सोवियत संघ के बीच वैचारिक संघर्ष बढ़ा दिए थे, जिससे अगले 4 दशकों तक वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया था। इसके बाद फांसीवाद का अंत हो जाता है, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान में फांसीवाद शासन जो होते हैं उनका पतन शुरू हो जाता है, जिसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों को काफ़ी मजबूत किया था और लोग इतने ज़्यादा काफ़ी जागरूक हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।